ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने वर्षा ऋतुचर्या के बारे में जाना था कि वर्षा ऋतु में क्या खान पान होना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और वर्षा ऋतु का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमने जाना था। कल कुछ संदर्भ में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। नहीं जी। तो अब हम लोग आज शरद ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। तो मनोज जी, हाँ जी। 49वां श्लोक पढ़िए। हाँ जी। वर्षा शीतो चितांगनाम सहसई वार्कर्ष्मिभिः तप्तानाम संचितम वृष्टो पीतम शरदी कुप्यति तज्ज्याय घृतम तिक्तम विरेको रक्त मोक्षणम। जी, वर्षा ऋतु में, सॉरी, शरद ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में पानी से भीगा हुआ शरीर रहता है और शरीर में नमी रहती है, तो हमें शीत का अभ्यास हो चुका होता है, ठंडी की, है ना, शीत का। तो अचानक से शरीर में अचानक से जो है पित्त जो है, शीत युक्त प्राणियों के शरीर में पित्त का संचय क्रमशः होता रहता है। वर्षा में पित्त का संचय होता है। उसके बाद शरद ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की तेज किरणों से सूर्य सूर्य जो है बादलों को चीरता हुआ अपनी किरणों से धरती पर आती है। उस धरती में हम भी रहते हैं, तो वो लगती है सूर्य तेज, और सूर्य की एकाएक तेज के कारण जो हमारे शरीर में जो तपने के कारण, सूर्य लगने के कारण, जो वर्षा ऋतु में हमारा जो संचित पित्त था वो प्रकोप हो जाता है इस शरद ऋतु में। वर्षा ऋतु में संचित पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो पित्तजन्य प्रकोप है, पित्तजन्य रोग है, पित्तजन्य विकार है, वो ना हो, इसके लिए हमें तिक्त घृत का सेवन करना चाहिए। तिक्त मतलब कड़वे रस वाले जो भी चीजें हैं, जैसे नीम के पत्ते और छाल की कल्क विधि से घी को सिद्ध कर लिया जाए, या फिर परवल के कड़वे परवल के पत्तों से घृत को सिद्ध कर लिया जाए। तो ये जो चीजें हैं ये, या फिर आ, खैर के लकड़ी से घी को सिद्ध कर लिया जाए। घी को सिद्ध करने का क्या तरीका है? खैर 1 किलो मान लीजिए, जैसे मुझे नीम घृत बनाना है, नीम घृत अकेला नीम से, तो मैं 1 किलो क्या करूंगा, नीम छाल ले लूंगा और उसको 16 लीटर पानी में, अगर पंचांग मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नीम का छाल पत्ता फल लेकर के 1 किलो लेकर के 16 लीटर पानी में पकाऊंगा। 16 लीटर पानी जब 4 लीटर रह जाएगा तो मैं फिर उसको छान लूंगा, और छान करके फिर उसमें 1 किलो गाय का घी डालूंगा। फिर 1 पाव में डालूंगा नीम की चटनी, या नीम नीम के पत्ता का छाल, नीम का पत्ता छाल, इन सब का पाउडर फॉर्म में 1 पाव ये रहेगा, और उसको सिद्ध करूंगा। सिद्ध करने के बाद काढ़ा उड़ जाएगा, घी रहेगा, तो ये हो गया नीम घृत। इसी तरीके से करवे परवल के पत्तों के क्वाथ और कल्क विधि से आप ये बनाएंगे। तो ये जो तिक्त घृत का सेवन है, या आगे जो कुष्ठ रोग अधिकार में तिक्त घृत जो बातें बताइए, वो महातिक्त घृत है, पंचतिक्त घृत है, ये सब में से कोई भी यथा योग लेकर के इसका यदि आप सेवन करते हैं तो आप शरद ऋतु में होने वाली जो समस्याएं हैं, पित्त के रोग है, उनसे आप बच जाएंगे। और दस्तावर औषधियाँ शरद ऋतु में लेना पित्त को निकालने के लिए बहुत अच्छी चीज है। इस मौसम में विरेचन करवाना चाहिए। रक्त मोक्षण हो सके तो अधिक प्रकोप दोष है तो रक्त मोक्षण का भी प्रयोग करना चाहिए यदि रोगी बलवान है, उत्तम बल है उसके अंदर। तो अब हमारा शरद ऋतु में क्या आहार विहार होना चाहिए, ये भी हमें जान लेना चाहिए। जी आगे पढ़िए अवनीश जी। जी जी। 50वां। तिक्तम स्वादु कषायम च क्षुधि तो अन्नम भजे लघु शाली मुद्ग सीता धात्री पटोल मधु जांगलम।
इस मौसम में तिक्त मतलब कड़वे, परवल हो गया, करेला हो गया, ये तिक्त रस वाले चीजों का यूज करना चाहिए। शरद ऋतु में लोग नीम की, कुछ लोग कोपल भी चला चबाते हैं। अवनी जी आपने देखा होगा ना, नीम की कोपले लेते हैं जी जी वर्षा के जी। बाद। तो हम्म। वो साल भर, फिर जो व्यक्ति नीम के पत्ते की कोपल 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन इस मौसम में चबाएगा, वो साल भर रक्त दोषों से बचा रहेगा, उसका साल भर रक्त अच्छा रहेगा। ठीक है, वो रक्त अच्छा रहे, खून, क्योंकि हमारा इस मौसम में खून जो है दूषित हो जाता है, पित्त प्रकोपित होता है ना इस मौसम में। तो पित्त जिन कारणों से बढ़ता है, उन्हीं कारणों से रक्त भी दूषित होता है। रक्त जिन कारणों से दूषित होता है, उन्हीं कारणों से पित्त भी प्रकोपित होता है। तो ऐसे मौसम में हमारा जो है रक्त अच्छा रहे, तो इस ठीक ठाक रहे, तो इसीलिए यहाँ पे नीम के पत्तों के जो प्रचलन है वो रहा है कि नहीं अवनीत जी? जी जी जी। जी। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, और इसमें हम करें क्या? तो इसमें आपको भूख लगने पर हल्का भोजन करना है। इसमें पेट भर के खाना भोजन इसमें निषेध है। पेट भर के खाना इस ऋतु में लाभकारी नहीं है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आंवला है, मूंग की दाल है, अनाजों में मूंग की दाल है, साठी साली चावल है, आंवला है, परवल है, शहद है, इनका सेवन हमें करना है। और क्या क्या है इस मौसम में? सिंघाड़ा आता है अवनीत जी, देखते हैं ना सिंघाड़ा। सिंघाड़ा है, उसके अलावा आपका मखाना है, हम्म। सिंघाड़ा, मखाना, मुनक्का, कमलगट्टा, ये सब चीज इसमें लाभकारी है फलों में। सब्जियों में बथुआ है, लौकी है, चौलाई है। वैसे वर्षा ऋतु में साग का निषेध था, लेकिन कुछ साग शरद ऋतु में आप ले सकते हैं, जैसे बथुआ, चौलाई वगैरह। ठीक है। जी और दूध जो है इसमें उबला हुआ लेना है। आंवला का प्रयोग यदि इस ऋतु में यदि आप करना चाहते हैं, तो आप आंवला को आप मिश्री के साथ सेवन करेंगे तो विशेष पित्त नाशक है, विशेष करके पित्त पित्त में लाभकारी है। आंवला को घी के साथ आप ले सकते हैं, गाय के घी के साथ, तो बहुत ही अच्छी चीज है। यदि आप हरड़ का प्रयोग इसमें करना चाहते हो, क्योंकि हरड़ को माता के समान मतलब हितकारी माना गया, माता से भी ऊपर उसकी तारीफ की गई है, दर्जा दिया गया है। तो हरड़ को यदि आप शरद ऋतु में प्रयोग करना चाहते हैं, तो हरड़ चूर्ण को, जैसा कल मैंने बताया था, बड़ी हरड़ को पाउडर करके उसके अंदर बराबर मात्रा में मिश्री मिला लीजिए, और उसके बाद एक एक चम्मच सुबह शाम आप लेते हैं, तो पित्त जनित ये रक्त को भी शुद्ध करेगा, रसायन का काम करेगा, और बहुत सारे रोगों से हमें बचा के रखेगा, पित्त को प्रकोप होने से हमें बचाएगा। अगर मिश्री नहीं है, शहद से भी आप ले सकते हैं, शहद नहीं है तो गुड़ से भी ले सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं, एक एक चम्मच सुबह शाम। अब ये चीजें हो गई, ठीक है। मिश्री यहाँ पे दिया है, तो आप आंवला को मिश्री के साथ या हरड़ को मिश्री के साथ आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हम्म। तप्तम तप्तम तप्तांशु किरणैः शीतं शीतां सुरश्मिभिः समं ताप समन्तादप्य होरात्र मगस्त्यो दयनी विषम शुचि हंसोदकं नाम निर्मलं मलजीलं नाभिष्यन्ति न वा रुक्षं पानादिष्वमृतोपमम्। जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात इसके अंदर कह रही है, कहा जा रहा है कि इस मौसम में क्या होता है, अगस्त तारा उदय होता है। शरद ऋतु में अगस्त अगस्त तारा उदय होता है। ठीक है। तो हंसोदक जल पीना है। हंसोदक जल का अर्थ होता है इस ऋतु में जल को, उसी जल को किसी अच्छे पात्र में रख करके सुबह में धूप दीजिए, और रात में चांद की चांदनी में रख दीजिए, चंद्रमा की चांदनी में रख दीजिए, रोशनी में। जी पानी को पूरा दिन धूप में रख दीजिए, धूप पूरा दिखाइए, और उसको रात्रि में चंद्रमा में रख करके, वो चंद्रमा में पूरा उसका चंद्रमा दिखाइए, और उसके बाद फिर अगले दिन उसका प्रयोग करिए। हंसोदक है ये। हंसोदक में एक्चुअल में क्या होता है, इस ऋतु में सूर्य, चंद्रमा का और तारों का बहुत मतलब इसमें पावर रहती है, शक्ति रहती है, इसमें गुण रहती है, बहुत लाभकारी वाली चीज है। इसलिए चंद्रमा का प्रयोग और तारों का प्रयोग हम इसमें औषधि के तौर पर काम में ले रहे हैं। तो हम इस, क्योंकि इस मौसम में अगस्त तारा उदय होता है इस ऋतु में,
तो इसीलिए अगस्त तारा का लाभ हमें लेना है, उसके पानी में आए उसके उसका लाभ, उसका अंश मतलब उसके गुण, उसके प्रभाव। तो हमें पानी को दिन में सूरज की धूप से हमें उसको तप करना है, उसको दिखाना है उस पानी को धूप में रख करके, और रात में चंद्रमा में रखना है ताकि अगस्त तारा का प्रभाव उस पर पड़े। और अगस्त तारा के प्रभाव से वो जल एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और दोष नाशक है, त्रिदोष नाशक है, मतलब वात पित्त कफ तीनों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये जल अभिसंध कारक नहीं होता, मतलब अभिसंधि नहीं होता, और ना ही रूक्ष होता, ये अमृत के समान, ये अमृत के समान गुण वाला जल पीने योग्य होता है, अमृत तुल्य ये माना गया है। और हर रोगों में शरद ऋतु में इस जल का प्रयोग करने से आप खुद अपने अंदर लाभ देखेंगे। लाभ कब देखेंगे? जब आप इसको प्रयोग में लाएंगे, आपको पता चल जाएगा लाभ क्या है। ये अमृत बोला गया है, यूं ही तो नहीं अमृत बोला गया है। वो अमृत क्या चीज है वो आप प्रयोग करिए, और प्रयोग करके फिर मुझे बताइए। बरसात हो रही है ना, बरसात के बाद शरद ऋतु आएगा, शरद ऋतु, और इस जल का प्रयोग आप खाना बनाने में, नहाने में, पीने में, स्नान करने में, मतलब हर जगह कर सकते हैं। एवरीवेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, औषधि सिद्ध करने में, दवाइयां बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जी मैं भी सोचा हूँ इसको शरद वर्षा ऋतु के बाद इसका प्रयोग किया जाए। इसके लिए बड़ा सा पात्र लेना पड़ेगा आपको स्टील का, है ना, और उसमें पानी रख करके बढ़िया से साफ सुथरा करके, और ऊपर से थोड़ा सा वो ना आए, क्या बोलते हैं, धूल मिट्टी डस्ट ना आए, तो पतला सा कोई भी आप सफेद रंग का जो होता है ना हाँ। वस्त्र, उसको ऊपर थोड़ा ढक दीजिएगा, और धूप पड़ता रहेगा उस पर, और रात में चंद्रमा की चांदनी में रख दीजिए। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट शीशा भी ढक सकते हैं ना? हाँ, ट्रांसपेरेंट शीशा भी हो सकता है। ठीक है, जी जो मतलब धूप लगना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, पानी में धूप लगे, और हमें ऐसा व्यवस्था करके रखना है जिससे पानी में कोई धूल मिट्टी कंकर उंकर ना जाए। इसका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, कोई कीड़े मकोड़े ना जाए। मिल जाए, हाँ। हाँ, जी। तो ये हंसोदक है। अब आगे बढ़ते हैं जी, चंदनो आगे बढ़िए। सिर चंदनो हम्म। सिर कर्पूर मुक्तास्रग्व सनोज्वलः सौधेषु सौध धवलां चंद्रिकां रजनीमुखे। इस मौसम में चांद का मतलब आनंद लेना चाहिए। रात्रि के प्रथम पहर में, अधिक रात तक नहीं, रात्रि के कुछ शुरुआत के समय में हमें चंद्रमा की चांदनी में बैठना चाहिए। कैसे? चंदन, खस, कपूर, इनमें से जो मिल जाए, चंदन का या खस का या कपूर का, एक एक ले लीजिए, या दो ले लीजिए, या तीनों मिक्स करके ले लीजिए। इसका लेप लगा करके बैठना चाहिए चंद्रमा की चांदनी में। तो ये चंद्रमा की चांदनी में बैठना बहुत अधिक मतलब अधिक गुणकारी है। और रात्रि जब प्रारंभ हो रहा हो तब चंद्रमा की किरणों का कुछ देर सेवन करना है, और सेवन करके अंदर चले जाना है। रात्रि जब प्रारंभ हो रहा हो तो चंद्रमा की किरणों का कुछ देर हमें लाभ लेना है, सेवन करना है, और फिर उसके बाद अंदर चले जाना है। अधिक देर तक रहेंगे ओस पड़ेगा, तो ओस पड़ने से पहले ही हमें बैठना है, क्योंकि इस मौसम में अभी आगे आएगा, इस मौसम का ओस भी हमें सेवन नहीं करना है, हानिकारक है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात का हमें ध्यान रखें। मान लो रात की चंद्रमा की चांदनी में बैठने की बात हुई है, अब लोग 12-12, 2-2 बजे तक बैठ रहे हैं और कहेंगे लाभ ले रहे हैं, तो लाभ की जगह क्या होगा मनोज जी, अवनीश जी? हानि हानि होगा। हाँ नहीं। हानि हो जाएगा ना, क्योंकि एक और तो ओष्ठ भी मना ही है, तो ओष्ठ भी हमें नहीं रखना है। तो इसलिए हमें रात्रि के प्रथम पहर में, ठीक है, जब रात्रि जब प्रारंभ हो रहा हो तब की बात हो रही है यहाँ पे, और लेप के साथ करेंगे तो और अधिक अच्छा है, जैसे खस, चंदन, कपूर वगैरह का जो मिल जाए इन तीनों में से। ठीक है, और हाँ, और आगे ये कह रहे हैं इन दिनों में जो फूल होते हैं, जैसे गेंदा का, गुलाब का, इन दिनों में जो फूल होते हैं उन फूलों का धारण करना चाहिए गृहस्थों को, ये पित्त शामक होती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, बिस्तर पर गुलाब का फूल रख दीजिए, गेंदा का फूल रख दीजिए इस मौसम में, तो वो आपके मन को प्रसन्न रखेगा, और पित्त का शांति होगी। ठीक है, जी साफ सुथरे वस्त्र पहन करके, और चूना से पुता हुआ जो छत है वहां बैठ करके, और उज्जवल चांदनी, इस समय पे ना एकदम चांद एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। सबसे ज्यादा साफ सुथरा चांद कौन से मौसम में दिखाई देता है अवनीश जी? शरद ऋतु शरद में ऋतु। चंद्रमा सबसे ज्यादा साफ सुथरा होती है। ठीक है, और इस मौसम में शरद पूर्णिमा में खीर खाने का भी विधान है। जब शरद पूर्णिमा आए
तो आप खीर बना करके चांदी के कप में आप उसको रख दीजिए, चांदी के प्लेट में। अगर चांदी का प्लेट नहीं है तो आपके पास जो प्लेट है उस प्लेट में खीर बना करके और चांदी का चम्मच रख दीजिए उसमें, तो उसमें जो है उसमें थोड़ा गुण आ जाएगा। और वो जो खीर है शरद पूर्णिमा वाली, वो विशेष लाभकारी है। वो बासी खाने की बात है। रात में हमने खीर बना दिया, और खीर बना करके और प्लेट के ऊपर हमने ट्रांसपेरेंसी कोई कपड़ा जालीदार, है ना, हमने रख दिया, मतलब कोई चीटी उटी ना आए, कोई कीट पतंग ना लगे, समझे। और उसके बाद फिर हम उसको मॉर्निंग में प्रातःकाल खाते हैं, तो वो उससे विशेष करके पित्त की शांति होती है। मलेरिया से भी आप बचते हैं। शरद पूर्णिमा की खीर आपको मलेरिया से बचाता है। और बहुत सारे वैद्य लोग इसका शरद पूर्णिमा का खीर का लाभ ये बताते हैं कि सांस रोगों में भी बहुत ही फायदेमंद माना गया है इसका खीर। बहुत वैद्य लोग इसका प्रयोग भी करवाते हैं, तो ये प्रयोग करने की बात है। और ये हो गया। अब आगे पढ़िए, क्या लेना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में बात होगी। हाँ जी अवनीश तुषार जी। तुषार क्षार सौहित्य दधि तैल वसा तपान तीक्ष्ण मध्य दिवा स्वप्न पुरोवातान परित्यजेत। जी, बरसात के बाद जो है शरद पूर्णिमा जो आती है, शरद शरद ऋतु जो शरद ऋतु की बात अभी चल रही है। तो इस ऋतु में क्या नहीं खाएं, तो क्या ना करें, क्या निषेध है इसमें। ओस नहीं सेवन करना है। ओस जो पड़ती है ना, ओस, वो हो गया। क्षार पदार्थ, पापड़ हो गया, सोडा हो गया, इनका सेवन इसमें नहीं करना है। भरपेट भोजन करना, इसमें ना भरपेट भोजन करना अच्छा नहीं माना गया है। दही दही का सेवन नहीं करना है इस मौसम में, क्योंकि दही क्या करता है अवनीश जी, दही पित्त को पित्त को बढ़ाता है। बढ़ाए। और ये मौसम किसका रहता है, पित्त वो प्रकोपक रहता पित्त प्रकोपक रहता है। तो सामान्य से सामान्य की क्या होती है, है। वृद्धि हो। वृद्धि होती है। यदि हम दही लेंगे तो क्या होगा, पित्त के रोग होंगे। जी। पित्त के रोगों में क्या हो सकता है, स्किन का रोग, हाँ। रक्त का रोग, है ना, जी। खून की खराबी, ये सब हो सकता है। और तेल का सेवन इसमें कम करना है। तेल मतलब तिल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल इसमें नहीं लेना है। इसमें फिर क्या लेना है, पित्त शामक नारियल का तेल आप ले सकते हैं, और गाय का घी यूज कर सकते हैं, महुआ का तेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तेल मतलब तिल का तेल, या सरसों का तेल भी उष्ण है, क्योंकि उष्ण होने के कारण और ये तेल का निषेध किया गया है शरद ऋतु में, समझे कि नहीं। जी। जी। इसके अलावा तेज धूप, धूप का सेवन भी इसमें नहीं करना है। तेज धूप मतलब धूप में घूमना फिरना इसमें मना है। और दारू, शराबियों को शराब पीने के लिए मना किया गया है इस मौसम में, विशेष करके इनको लिए मना है, निषेध है। और दिन में सोना इस मौसम में हानिकारक है। और सामने से बहने वाली फैन, कूलर पंखे की जो हवा रहती है वो सामने वाली वो हानिकारक रहती है इस मौसम में। इसलिए इस मौसम में सामने की आने वाली हवाओं से हमें बचना है। पुरवैया हवा हो चाहे कूलर की सामने वाली हवा हो, ये हमें बचा के रखना है, मतलब बहुत जरूरी है। पूर्वा हवा का मतलब केवल पूर्व दिशा से आने वाली हवा नहीं होती, सामने से जो हवा आ रही है वो भी पूर्वा हवा के अंतर्गत आता है अवनीश जी, समझे। जी। जी। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हाँ हैं। जी, हाँ और जो जी। बाइक पर जो बहुत लॉन्ग लॉन्ग राइड करते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग राइड, वो बहुत सारे पूर्वा हवा का सेवन कर रहे होते हैं, और उसके कारण पता नहीं, पूर्वा हवा का सेवन करने से अनेकों अनेकों बीमारी आती है, अनेकों अनेकों बीमारी। जी। घुटना दर्द, कमर दर्द, गैस की प्रॉब्लम, मानसिक रोग, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना, गंजापन, बहुत सारी बीमारियां आती है। और महर्षि भेल जी ने यात्रा जन्य गंजापन भी बताया। यात्रा के होने के कारण, यात्रा के कारण होने वाला गंजापन बताया गया है। तो खैर वो सब एक अलग बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने शरद ऋतु के बारे में विधि पूर्वक समझ लिया है। और क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए, जैसे उड़द की दाल है, इस समय नहीं लेनी चाहिए। और नमक जो है, टाटा नमक त्याग कर दीजिए, सफेद नमक मत लीजिए, सेंधा नमक का प्रयोग करिए और कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि नमक क्या करता है अवनीश जी, जी। नमक वो नमक अग्नि को बढ़ाता है। दोष में कौन से दोष को बढ़ाता है नमक, पित्त को बढ़ाएगा। पित्त को बढ़ाता है। तो ये मौसम किसका चल रहा है, ये इस समय आपका वर्षा ऋतु चल रहा है। नहीं नहीं, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो शरद ऋतु चल, शरद तो ऋतु। शरद ऋतु किसका काल है,
पित्त का काल है, पित्त का और काल पित्त के काल में नमक का हम यूज करेंगे अधिक तो क्या होगा, पित्त के रोग और बढ़ेंगे ना, पित्त की बढ़ेंगे। समस्या बढ़ेगी। इसलिए नमक का क्या करना है, हमें अल्प मात्रा में प्रयोग करना है। ठीक है। नारियल पानी है, इस मौसम में नारियल पानी पीजिए, अनार का सेवन करिए, है ना, आंवला का बिस्री के साथ यूज करिए, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। जी। शांति 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 शांति। हाँ जी।